क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय जैसे हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, वाओ साइकोलॉजी सच अ ग्रेट सब्जेक्ट इजंट इट। आपको मजा आ रहा है ना ये साइकोलॉजी के वीडियोस देखकर? हमने फर्स्ट चैप्टर को 5 पार्ट्स में बांटा था और उन चारों को आई होप यू हैव सीन। अगर नहीं देखा तो अब देख लो। और आज बारी है चैप्टर 2 की, जिसमें हम देखेंगे मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। मनोविज्ञान की जो विश्लेषण करते हैं हम किस तरीके से करते हैं। मनोविज्ञान के विश्लेषण का जो चैप्टर है ये भी थोड़ा बड़ा है, इसलिए हमने इसको कुछ हिस्सों में बांटा है। आज बारी है पार्ट 1 की, और पार्ट 1 में हम देखेंगे मनोविश्लेषण तो ठीक है, पहले हम एक विज्ञान में कैसे विश्लेषण करते हैं इसको तो समझ ले। इसमें होते हैं 5 स्टेप। देख रहे हो इन 5 स्टेप्स को? एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्टेप है डिस्क्रिप्शन या वर्णन। कोई भी घटना का एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल, जितना यथासंभव पॉसिबल हो कि इसका बहुत ही क्लोज हम इसका एक डिस्क्रिप्शन दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कह रहे हैं कि हम बच्चों की पढ़ाई की आदत, स्कूल के बच्चों की पढ़ाई की आदत को हम स्टडी करना चाहते हैं, तो इसमें हम क्या क्या कह सकते हैं कि बच्चे टाइमली स्कूल जाते हैं, रेगुलरली स्कूल जाते हैं, रेगुलरली होमवर्क करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, टाइम टेबल बना के पढ़ते हैं, या वो रेगुलरली रिवाइज करते हैं। ये सारी चीज़ें एक बच्चे की अध्ययन के पार्ट्स तो हैं। तो जितना एक्यूरेटली हम डिस्क्राइब कर सके वही है उस चीज़ का वर्णन। तो वर्णन के स्टेप्स को एक बार फिर से देख लो। और अब हम आते हैं सेकंड स्टेप पे, जो है प्रेडिक्शन या पूर्व कथन। प्रेडिक्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम किसी भी बिहेवियर का जो विशेषताएं हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको अच्छी तरह से समझें और उसके बेसिस पे हम कह सके अगर ऐसा हो तो वैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हो जैसे लोग कहते हैं कि बच्चे जब रेगुलरली स्कूल जाते हैं और रेगुलरली अपना होमवर्क करते हैं, रेगुलरली रिवीजन करते हैं, तो उनका रिजल्ट बेटर हो। आप देखोगे पेरेंट्स क्या कहते हैं, रेगुलरली पढ़ो रिजल्ट अच्छा होगा, कहते हैं ना। इसी है प्रेडिक्शन। तो प्रेडिक्शन को हम एक बार फिर से देखते हैं। प्रेडिक्शन मतलब अगर इस तरीके से बिहेवियर होगा तो उस तरीके का रिजल्ट आएगा। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे व्याख्या या एक्सप्लेनेशन। प्रेडिक्शन में हमने देखा ऐसा होगा तो वैसा रिजल्ट होगा, पर क्यों होगा इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन तो देना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर कहती है बच्चों पढ़ो बच्चों पढ़ो बच्चों पढ़ो, कहती है ना, तो कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं, सारा दिन फ़ोन पे लगे रहते हैं। तो क्यों? टीचर तो सभी को एक ही मैसेज दे रही है, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? इसका जो एक्सप्लेनेशन होता है वो आता है हमारे व्याख्या में। तो व्याख्या में हमने देखे इतने रीजंस बिकॉज ऑफ विच एक बच्चा कर रहा है या नहीं कर रहा है। व्याख्या का फॉर्मल डेफिनेशन भी एक बार देख लो। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो है नियंत्रण या कंट्रोल। व्याख्या में हमने जितने फैक्टर्स निकाले, अब हमें देखना है कि अगर इस फैक्टर्स को थोड़ा सा हम मोड़ दे, थोड़ा सा चेंज कर दे, तो बिहेवियर पे क्या इफेक्ट आएगा, आउटकम पे क्या इफेक्ट आएगा। तो 3 सिचुएशन हो सकती हैं। या तो हम कुछ भी ना करें, उसको वैसे ही रख दें, या हम उस बिहेवियर को, उस फैक्टर को थोड़ा बढ़ा दें या उस फैक्टर को थोड़ा घटा दें। हमारे एग्जाम्पल पे चले जाते हैं कि एक बच्चा पढ़ेगा तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा। तो एक बच्चा है जो रोज़ वो शाम को 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ता है, 2 घंटे वो रोज़ पढ़ता है। तो या तो हम उसे वैसे ही रहने दें, 2 घंटा वो पढ़ता रहे, या हम उसे कहें नहीं बेटा 2 घंटा नहीं, तुम्हें 3 घंटा पढ़ना है। अब वो 10 बजे तक रोज़ पढ़ेगा, 3 घंटा पढ़ेगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। या हम उससे कह सकते हैं, थर्ड केस, हम उससे ये कह सकते हैं बेटा 2 घंटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 1 घंटा पढ़ो। तो वो रोज़ 7 बजे से 8 बजे पढ़ता है, और अगर 1 घंटा पढ़ता है तब उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो ये जो कंट्रोल है ये हमें वेरी कर करके फैक्टर को घुमा घुमा के दिखाती है कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रिजल्ट्स कैसे आते हैं। और ये जो 5th फेज़ है उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन। तो हमने ये जो पूरा एनालाइज किया, ये जो हमने पूरा समझा, इसको हम किस तरीके से अप्लाई करें ताकि लोगों की ज़िंदगी बेटर हो। तो हर साइंटिफिक इंक्वायरी का एंड पॉइंट क्या होता है? यूज़ इट, अप्लाई इट टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ पीपल, लोगों की ज़िंदगी इम्प्रूव करने। हमने सीखा, अगर हम सीखते हैं कि बच्चा बहुत स्ट्रेस्ड हो रहा है, तो हम जानते हैं, हम बच्चे से कह सकते हैं पढ़ते पढ़ते बेटा इतना स्ट्रेस अगर हो रहे हो तो आप थोड़ा सा योगा करो, योगा करने से आपका स्ट्रेस कम होगा, या आप मेडिटेशन करो, इससे आपका स्ट्रेस कम होगा। तो आप जो 1 घंटा पढ़ोगे या 2 घंटा पढ़ोगे वो आपके मन में एकदम समा जाएगा। तो इन 5 स्टेप्स को एक बार फिर से देख लो। अब कोई भी साइंटिफिक इंक्वायरी में 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं।
एक है ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो स्टडी कर रहा है, जो रिसर्चर है, अनुसंधान करता है, वो अपने जो थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं उसको ना सब्जेक्ट के ऊपर डाल दे। दूसरे की बात सुन रहा है और अपने नज़र से देख रहे हैं, ऐसा नहीं। हमें दूसरों की बात दूसरों के ही नज़र से समझना है, तो इसे ऑब्जेक्टिविटी। और ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट क्या होगा? अगर दो अलग अलग लोग उसी एक्सपेरिमेंट को अलग अलग जगह पे करें, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, तभी हम कह सकते हैं कि हम वस्तुनिष्ठ थे, ऑब्जेक्टिव थे। और दूसरा मेथड है कि इंक्वायरी, साइंटिफिक इंक्वायरी का जो प्रोसेस है, हमें उसको फॉलो करना है। तो प्रोसेस का पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि हम एक सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं। इस सब्जेक्ट में साइकोलॉजी को हम आज स्टडी करने वाले, इसमें हम स्टडी करेंगे साइकोलॉजी में। फिर हम एक जगह, एक क्वेश्चन ढूंढते हैं। क्या क्वेश्चन ढूंढें? अगर हम एजुकेशन साइकोलॉजी देख रहे हैं, हम एक ढूंढ रहे हैं उसमें कि एक बच्चा का रिजल्ट अच्छा होने के लिए उसे क्या क्या करना चाहिए, तो उसमें हम एक क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं। अब उस क्वेश्चन पे हम स्टडी करेंगे कि इस पर क्या रिसर्च हुआ है, हम इसके बारे में क्या सोचते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, और इसके बेसिस पर हम एक हाइपोथेसिस बनाएंगे। व्हाट इज़ अ हाइपोथेसिस? ये एक परिकल्पना है। सपोज हम कहते हैं कि हमारा कहना है कि अगर बच्चा रेगुलरली पढ़े तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा। ये एक हाइपोथेसिस है। अब हमें देखना है कि हमारा हाइपोथेसिस सही भी है या गलत है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा। हम जगह जगह जाएंगे, अलग अलग स्कूल्स में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, वहाँ हम बच्चों से बातचीत करेंगे, करके हम उनसे डेटा कलेक्ट करेंगे। तो नंबर 1 हमें समझना है कि हम किससे डेटा कलेक्ट करेंगे, हमारे ऑडियंस कौन है। नंबर 2, हम डेटा कलेक्शन के कौन से मेथड्स यूज़ करेंगे। क्या हम रैंडम कलेक्ट करेंगे या किसी एक ग्रुप को लेके उसमें से स्ट्रैटा बना के उसमें से डेटा करेंगे, कैसे हम इसको करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम देखेंगे हम कौन से टूल्स यूज़ करेंगे। क्या हम उन्हें ऑनलाइन सर्वे भेज देंगे, या हम उनसे कहेंगे कि नहीं हम आ रहे हैं, फेस टू फेस बैठ के हम क्वेश्चनियर भरेंगे, या हम वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, या हम उनका एक इंटरव्यू लेंगे। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, उस पर हमें डिसाइड करना है कि हम कौन से तरीके से यूज़ करेंगे। और फिर ये सारा डेटा हम कलेक्ट करके लाएंगे। डेटा भी आ गया, अब इस डेटा को हम कंपाइल करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करके उसमें से कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। डेटा का निष्कर्ष जैसे निकलता है वैसे ही आता है हमारा फाइनल स्टेप। और फाइनल स्टेप है, याद है आपको हमने हाइपोथेसिस किया था, अगर बच्चे रेगुलरली स्कूल जाते हैं तो उनका रिजल्ट अच्छा होता है। तो हमारा डेटा क्या कह रहा है? इस डेटा को अगर हमारा डेटा कहता है हाँ सही है, तब मतलब हमारा हाइपोथेसिस सही था। और अगर हमारे डेटा कहता है नहीं ऐसा नहीं है, इसके रिजल्ट्स ठीक नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमें फिर से हाइपोथेसिस करना पड़ेगा, फिर से इसको स्टडी करना पड़ेगा, इसको एक और बार पूरा प्रोसेस दोहराना पड़ेगा। तो ये साइंटिफिक मेथड तो आप समझ गए इसको। तो ये जो इतना बड़ा साइकोलॉजी का फील्ड है, इसके जो रिसर्च मेथड्स हैं, इसके 2 तरीके से इसको बांटा जाता है। एक है साइंटिफिक तरीका, जैसे मैंने आपको बताया, और इसके जो वैज्ञानिक हैं ना, वो मानते, मनोवैज्ञानिक हैं, वो मानते हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन चीज़ों को जैसे ऑब्जर्व करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, उससे हम समझते हैं। बिहेवियर को क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि बिहेवियर के आउटर भी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम बिहेवियर को ऑब्जर्व तो कर सकते हैं। तो हम उस मेथड से करते हैं, और उसमें ये 2 चीज़ें, ऑब्जेक्टिविटी और ये मेथड ऑफ एक साइंटिफिक मेथड, इन दोनों को अप्लाई करना होता है। अब कुछ और साइंटिस्ट हैं जो कहते हैं ये जो इतना ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, ये सब चीज़ें तो ठीक हैं, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग, कि एक इंसान ऐसा बर्ताव क्यों करता है। सेम सिचुएशन में 2 बंदे बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करते हैं। एक एग्जांपल ले लो, आप लोग जब कॉलेज जाओगे, आप देखोगे कॉलेजेस में आजकल थोड़ी बहुत रैगिंग तो अभी भी होती है। तो कुछ बच्चे ना न्यू कमर्स का खूब रैगिंग करते हैं, और कुछ बच्चे कहते हैं नहीं मत करो, क्यों तंग कर रहे हो उनको, हमारे साथ हुआ था, इसका मतलब थोड़ी ना है कि हम दूसरों के साथ करें। अब देखो, दोनों बच्चे एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, दोनों बच्चों के साथ रैगिंग हुई थी। एक बच्चा कहता है मेरे साथ हुई थी तो तुम्हारे साथ भी करो, और दूसरा बच्चा कहता है नहीं हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन दोनों की सोशियो कल्चरल जो अपब्रिंगिंग थी, इनकी जो सामाजिक, सांस्कृतिक, इनके घर में इन्हें जो वैल्यूज़ सिखाई गई थी, किस तरीके से अपने वातावरण से निपटना है, किस तरीके से आपको बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें जो उन्होंने अपने घर के वातावरण से, अपने स्कूल के वातावरण से सीखा है, वही चीज़ें तो कॉलेज में भी देखने को मिलती है। डिड यू अंडरस्टैंड? इसलिए वो कहते हैं कि ये जो साइकोलॉजी है ये एक सोशल साइंस है, और सोशल साइंस की तरह इसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो बच्चों आज हमने क्या देखा, एक साइंटिफिक इंक्वायरी को कैसे किया जाता है। ये रहा आपका सारांश। और क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हो, वीडियो देखो, चैप्टर पढ़ो, वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोशिश